सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक और जनसत्ता विश्लेषण में। और आज हम बात करने वाले हैं 8 मार्च 2024 के जनसत्ता विश्लेषण की। चलिए शुरू करते हैं। पहले पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर है वो है एसबीआई के खिलाफ याचिका की सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के वितरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक के आवेदन को चुनौती देते हुए दो एनजीओ ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में मानना याचिका दायर की है। ये मुद्दा साथियों मेरे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और इस बॉन्ड की खास बात ये भी थी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, उसे गुप्त रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया कि देश के आरटीआई कानून है, देश में नागरिकों को अधिकार होना चाहिए कि वो जान सकें कि उनकी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा चंदा कहाँ से आ रहा है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही महीने ये निर्णय लेते हुए कहा था कि जो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करे गए थे उनको आज से उनको आज से बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 2018 से और साथ ही साथ एसबीआई जो कि इसका इंचार्ज था इलेक्टोरल बॉन्ड की देखरेख करने का और काम करने का, उसको ये भी कह रखा था कि 30 जून तक आप हमको सारा डेटा देंगे कि किसने कितनी फंडिंग दी है। हालांकि एसबीआई ने इसको लेके अपना अपोजिशन दायर करा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे नियमों के खिलाफ है। उसी को लेके ये आपकी खींचातानी चल रही है। चलिए आगे आते हैं हमारे लेखों की तरफ। संपादकीय में स्त्री मुक्ति का आध्यात्मिक आख्यान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना कि स्त्री मुक्ति की चेतना का इतिहास। आधुनिक स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। 8 मार्च को सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 1909 में मनाया गया। वर्ष 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल का कोपनहेगन सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय तक दुनिया के अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। दरअसल स्त्री मानवाधिकार के लिए संघर्ष ही उसके समय महिला दिवस का मुख्य ध्येय था। बेसिकली ना, ये 1909 में शुरुआत करी गई थी कि महिलाओं के लिए भी हम प्रॉपर एक डे बनाए जिसमें उनको हम कॉन्ट्रीब्यूशंस को विश्व पटल पर रख सकें। और उस समय तक हम जानते हैं कि 1910 1909 के आसपास में भी महिला अपने अधिकारों के लिए जूझ रही थी। इसके बाद महिला दिवस पर 1917 में जार शासित रूस की महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। लेकिन 1917 में ज़ार हैं आपके रशिया के, जो थे आपके ज़ार, इंग्लिश में बोले तो ज़ार, ठीक है ना। उनके यहाँ भी आंदोलन हुआ, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करा। ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अंतिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और ज़ार ने फिर अपनी जो पावर में थे वो छोड़ दिया था। फिर अपना नई गवर्नमेंट जो आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग पावर दे दी थी अपनी। मगर हम अतीत के पन्नों को पलटना शुरू करें तो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में मुक्ति का पहला मुखर स्वर संभवतः ईसा पूर्व 6ठी सदी में दिखाई देता है, जब पहली बार गौतम बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध विहार में प्रवेश की अनुमति देते हैं। तब पहली बार जाति, वर्ग और पितृसत्ता से पीड़ित स्त्रियाँ बौद्ध धर्म स्वीकार कर भिक्षुणियों का जीवन वर्णन करती हैं। इन भिक्षुणियों को थेरी कहा गया और इन्होंने जो अपनी अब आप बीती लिखी उसे थेरी घाता कहा गया। मतलब जो थेरी घाता आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, थेरी गाथा, ये साथियों ये महिलाओं का, इसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं कि कैसे उस ज़माने में उनको प्रताड़ित किया जाता था और उस ज़माने की स्थिति जो थी महिलाओं के खिलाफ कैसे बनाई हुई थी इस समाज ने। तो ये वुमेंस जो आपकी भिक्षुणियाँ थीं, बौद्ध विहारों में रहती थीं, उन्होंने लिखी किताब। इसमें ज्ञान प्राप्त 73 थेरियों के संघर्ष की कथा 522 गाथाओं में संकलित है। इन कथाओं में एक स्त्री के रूप में उनको शोषण की अभिव्यक्ति है तो उसके प्रति बहुत गहरा विद्रोह भी। दरअसल थेरियों ने धर्म और अध्यात्म को पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक दास्तां से मुक्ति का माध्यम बनाया, जो अत्यंत आत्म साक्षात्कार का भी माध्यम बना।
मगर यहीं तक थेरियों का संघर्ष सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि वह बतौर स्त्री अपने पीड़ा और उसके सांसारिक कारण को समझती हैं। और कहते हैं, भक्ति आंदोलन में धर्म दरवाजे तक चला आता है। शास्त्रों, पंडितों और देवालयों की कैद से मुक्ति न केवल धर्म को बल्कि ईश्वर को भी मिलती है। धर्म और ईश्वर दोनों ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं और सामान्य लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान भी मनुष्य की भांति विरोधाभासों का पुतला बना। ईश्वर अब अभिजात्य भाषा में बात नहीं कर रहा था। ये बेसिकली भक्ति आंदोलन का बता रहे हैं कि कैसे हम शुरू तो हुए हैं आपके जब बुद्धिज़्म में महिलाओं को एंट्री दी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन आ ही रहे थे, सामाजिक विकास हो रहा था। तो भक्ति मूवमेंट के दौरान भी बहुत समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, वो बाहर निकल के आना शुरू हुए थे, जिसके बाद महिला और भी आज़ाद होने की डिमांड बढ़ गई थी। जब अपने ईश्वर में सवाल किया जा सकता है, तो समाज की वर्चस्वकारी शक्तियों में क्यों नहीं? भक्ति उस वक्त लोगों को सशक्त कर रही थी, वैसे ही जैसे कि आधुनिक समय में लोकतंत्र नागरिकों को शक्ति संपन्न बनाता है। भक्ति आंदोलन का संदर्भ स्त्री मुक्ति की रचना और संघर्ष यात्रा के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि आज की स्त्री को जो प्रश्न है, वह भक्ति आंदोलन की स्त्री के भी प्रश्न थे। आज की स्त्री से बाहर से थोपी गई भूमिकाओं, लादे हुए दायित्वों अलग अपने एक निजी स्पेस की कामना करती हैं, और इसी निजी स्पेस के लिए उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ रोज़ संघर्ष करने पड़ रहे हैं। प्रतिशोधात्मक समाज आज एक तक स्त्रियों पर इल्ज़ाम लगाता आ रहा है कि वह लालची स्वभाव की होती हैं और इन्हें भौतिक संसार से सुख से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। मगर हम देखते हैं कि चाहे उत्तर की मीरा हो या दक्षिण का या कश्मीर का लनद, सबने इस इल्ज़ाम को झूठा साबित कर दिया। अंग्रेजी के नाटककार इब्सन ने कहा था कि मनुष्य को जाने के लिए एक वाइटल लाई यानी खुश फहमी की ज़रूरत होती है, और जीने के लिए कोई खुश फहमी की ज़रूरत होती है, जो कि ज़रूरी है कि वह खुश फहमी जीवन या पर्याप्त बनी रहे। कहना कहना ना होगा कि भक्ति आंदोलन की संत स्त्रियां वाइटल लाई के तौर पर अपने ईश्वर को चुनती हैं, तो आज की स्त्रियां भी अपने अलग अलग ढंग से वाइटल लाई का वर्ण करती हैं। मीरा के कृष्ण, अंडाल के विष्णु, अक्का महादेवी के चन्न मल्लिकार्जुन और जानाबाई के विठुल, ये सब ईश्वर के रूप में इन स्त्रियों के मन जीते पुरुष हैं, जिनके लिए उनके मन में उद्दाम कामना है। अगर हम देखा जाए तो कि लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अंत में जाके महिलाओं को एक 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 इमेजिनरी गॉड में, एक इमेजिनरी बीइंग में अपना सोलस दिखा, अपना एक स्टेबिलिटी दिखी, क्योंकि समाज वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मुहैया करा रहा था महिलाओं को। और आज के ज़माने में भी यही परिवर्तन देखा जा रहा है कि महिला भले ही सशक्त हैं, भले ही महिला कई क्षेत्रों में आगे हैं, मगर सामाजिक रूप में देखा जाए तो महिलाओं के लिए आज भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अगला लेख है धोखे का मोर्चा। पिछले कुछ समय में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि रोजगार दिलाने का हवाला देकर रूस में ले जाए गए कुछ लोगों को युद्ध के मोर्चे पर लगा दिया गया और अब वहां से उनकी वापसी मुश्किल हो गई है। इसी काम में आई एक खबर के मुताबिक सहायक की नौकरी मिलने के भरोसे पर रूस गए एक भारतीय को रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया, जहां युद्ध में गोलाबारी की वजह से उसकी जान चली गई। यह इस तरह की दूसरी घटना है। अब इस मामले में तूल पकड़ने के बाद ऐसे अनेक मामले सामने आने लगे हैं, जिनमें कई लोग को नौकरी दिलाने का झांसा देकर सहायक के रूप में रूस की सेना के साथ युद्ध में झोंक दिया गया। देखिए, हम जानते हैं कि वैसे भी बहुत ही जो स्कैमर्स होते हैं ना, जो लोगों को स्टूडेंट वीज़ा और फर्जी तरीके से बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, ये लोग कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। हालांकि सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ गतिविधि हो रही है तो इससे कोई बड़ा परिणाम हो उससे पहले
इन लोगों को अरेस्ट करा जाना चाहिए जो ऐसी गिरोहों में काम करते हैं, इनका काम सिर्फ जालसाजी होता है। ठगी का संजाल इंटरनेट के फैलते दायरे के साथ साथ इससे ठगी के जरिया बनाने वाले ने जिस तरह लोगों को अपनी कारगुजारी का शिकार बनाना शुरू कर दिया है, उसे नई तरह की जटिलता खड़ी हो रही है। गुरुवार को आई एक खबर के मुताबिक नोएडा में पुलिस ने एक कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया और उसके उन 14 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए ठग लिए थे। अच्छे खासे संसाधनों और आधुनिक तकनीक के साथ कॉल सेंटर के रूप में संगठित रूप से ये कारोबार चलाने वाले ये लोग दरअसल अमेरिका और अन्य देश में रहने वाले लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके कंप्यूटर में वायरस डाल देते थे और इसके बाद उसे ठीक करने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। माना जाता है कि इंटरनेट पर होने वाली गतिविधियां आमतौर पर पारदर्शी होती हैं और इस पर अवांछित वसूली करना मुश्किल हो जा सकता है। मगर इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले आपराधिक तत्व गलत तरीके से पहले अमेरिका या अन्य देशों में रहने वाले लोगों से संबंधित ब्यौरा या उनका डेटा हासिल करते हैं, फिर उन्हें आर्थिक अपराधों के जाल में फंसाने का डर दिखाकर, कभी कंप्यूटर में वायरस डालकर या फिर लुभावने आर्थिक प्रस्तावों के जरिए अपनी बातों में फंसाते हैं। इसके बाद मुश्किल से बचने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं कि स्कैम्स हैं कॉल सेंटर वाले, ये बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे। इसको लेकर बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो इन स्कैम्स को बाहर उजागर करा। जैसे यूट्यूबर हैं, ये अमेरिकन यूट्यूबर हैं, इनका यूट्यूब चैनल है स्कैमर पे बैक। इन्होंने तो भारत सरकार को बहुत सारे कॉल सेंटर्स का डेटा भी दिया और क्योंकि ये एथिकल हैकर्स होते हैं, मतलब ये अच्छे हैकर होते हैं, तो इन्होंने भी बहुत गवर्नमेंट्स को बताया कि कैसे इंडियन कॉल सेंटर्स जो हैं कोलकाता, दिल्ली, है ना, नोएडा, गाज़ियाबाद में जो विदेशियों क्या करते हैं, विदेशियों को फ़ोन करते हैं। ये बोलते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहे हैं, हम अमेज़ॉन से बोल रहे हैं, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी से बोल रहे हैं, और बाद में उनको झांसा दे देते हैं। झांसा देकर उनके कंप्यूटर का डेटा वगैरह या अकाउंट से, क्योंकि देखिए फॉरेनर्स क्या होते हैं ना, इनके सब आईडीज़ लॉगिन रहती हैं। हम लोग होते हैं, हम लोग अपना काम करके लॉग आउट कर देते हैं, हमारी पुरानी हैबिट है। इनकी आईडीज़ लॉगिन रहती हैं, इनके पूरे अकाउंट्स इनके लैपटॉप कंप्यूटर पे होते हैं। तो ये लोग रिमोट एक्सेस करके, मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कोड होता है जिसे डालने के बाद वो इंडिया में बैठे बैठे यूएस के कंप्यूटर को पूरा चला सकते हैं। और चलाने के बाद ये अकाउंट्स खाली कर देते हैं, डिटेल्स खाली कर देते हैं, ओटीपीज़ मांग लेते हैं। ये स्कैमर्स बहुत ही ख़तरनाक होते हैं साथियों। तो इनको भी हमें देखना ज़रूरी है कि समय रहते हम ऐसी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, वरना समाज में एक कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रहेगा कि भारत में चोरी चकारी और स्कैमिंग का काम ज़्यादा होता है। बाकी अखबार का अध्ययन आप भी करिएगा। मैं इसको क्विक एनालिसिस में कम ही रखता हूँ ताकि कम समय में आपके सामने एक पेपर को लेकर एक परिदृश्य तैयार हो जाए। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बची हुई करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वेबसाइट पर जाके हमारी करंट अफेयर्स को और देख सकते हैं। खुश रहिए और सदा सुखी रहिए।